प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 हिंदी मीडियम में अपना चैप्टर विद्युत धारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, जिसके भाग 7 हो चुके हैं। और 7वें भाग में हमने सेल का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और सेल की टर्मिनल वोल्टता कुछ न्यूमेरिकल से पढ़ने कर लिए थे। और विद्युत धारा के भाग 8 में आज का टॉपिक है सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन। सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन। सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन 2014 में ये टॉपिक आया था आरबीएससी बोर्ड एग्जाम। ओके, सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन क्या है? जब एक सेल का ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल से संयोजित हो, दूसरे सेल का ऋण टर्मिनल तीसरे सेल के धन टर्मिनल से संयोजित हो, और इस संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। चित्रानुसार E1 तथा E2 विद्युत वाहक बल वाले दो सेल जिनके आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं और बाह्य परिपथ में प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ा है। प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ा है। सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन से बाह्य परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I है। बाह्य परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? I है। ये बिंदु B और ये बिंदु C। बाह्य परिपथ में प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ा है। बाह्य परिपथ में प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ा है। दोनों सेलों के टर्मिनलों के मध्य विभवांतर दोनों सेलों के टर्मिनल वोल्टताओं के योग के बराबर होता है। VAC इक्वल टू VAB प्लस VBC और VAC इक्वल टू VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। A और B के बीच में प्रथम सेल जुड़ा हुआ है, B और C के बीच में द्वितीय सेल जुड़ा हुआ है। प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? जब सेल से धारा ली जाती है तो टर्मिनल वोल्टता का सूत्र E माइनस आई आर होता है। E माइनस आई आर या एप्सिलॉन माइनस आई आर, दो सिंबल हैं। VAC इक्वल टू E1 माइनस आई R1 प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टता। द्वितीय सेल का विद्युत वाहक बल E2, आंतरिक प्रतिरोध R2 और सेल से ली जाने वाली धारा I, तो E2 माइनस आई R2 और ये हो गया। अब इन सेलों की टर्मिनल वोल्टताओं का योग बाह्य परिपथ में लगे प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है। उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है। टर्मिनल वोल्टताओं का योग, टर्मिनल वोल्टताओं का योग बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है। तो आई आर इक्वल टू E1 माइनस आई R1 प्लस E2 माइनस आई R2 I R2। आई वाले टर्म से एक साइड ले लें
तो आई कैपिटल आर प्लस आई आर वन प्लस आई आर टू इक्वल टू ई वन प्लस ई टू। आई अपन ने कॉमन निकाल दिया, आर प्लस आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ई वन प्लस ई टू। और विद्युत धारा आई बराबर ई वन प्लस ई टू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर आर वन प्लस आर टू। ये तुल्य धारा हो गई और ये समीकरण एक आ गया। यदि दोनों सेलों के स्थान पर एक ऐसा सेल लगा दें जिसका तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट हो और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो, तो I इक्वल टू E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R प्लस R इक्विवेलेंट। ये समीकरण है दो। समीकरण एक व दो से समीकरण एक व दो से अपन तुलना कर लें। तुलना करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, E इक्विवेलेंट इक्वल टू ई वन प्लस ई टू, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू ई वन प्लस ई टू, और R इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू। महत्वपूर्ण बिंदु, पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल संयोजन में प्रयुक्त सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। अगर यदि n सेल होंगे और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध संयोजन में प्रयुक्त सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। नंबर दो, समान विद्युत वाहक बल व समान आंतरिक प्रतिरोध के n सेल श्रेणी क्रम में संयोजित हों। समान विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध के n सेल श्रेणी क्रम में संयोजित हों। श्रेणी क्रम में संयोजित हों तो E1 बराबर E2 डैश डैश बराबर EN बराबर E, R1 बराबर R2 बराबर RN बराबर क्या आ गया R। तो तुल्य विद्युत वाहक बल क्या बन जाएगा, E इक्विवेलेंट इक्वल टू E प्लस E, कितनी बार जोड़ दो, N बार, N E, कितना आ गया N E। R इक्विवेलेंट इक्वल टू R प्लस R, कितनी बार जोड़ दो, N बार, तो यह आ जाएगा NR, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध NR। तो धारा I इक्वल टू, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, I इक्वल टू फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R प्लस R इक्विवेलेंट, और E इक्विवेलेंट का मान हो गया NE डिवाइडेड बाई R प्लस NR, R प्लस NR। N अगर अपन कॉमन ले लें तो N कॉमन ले, नीचे भी N कॉमन ले, N से N कैंसिल हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई R बाई कैपिटल R बाई N प्लस स्मॉल r, ये बाह्य परिपथ में प्रवाहित धारा आ जाएगी। तीसरा बिंदु क्या है, यदि सेलों की ध्रुवता उलट दी जाए, अर्थात पॉजिटिव वाले को किससे जोड़ दिया जाए, नेगेटिव से जोड़ दिया जाए, तो तुल्य विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, या एप्सिलॉन इक्विवेलेंट का फॉर्मूला A2 माइनस E1 होगा। यानी इसके नेगेटिव को इसके नेगेटिव से जोड़ दिया जाए तो भी संयोजन तो कौन सा होगा, श्रेणी क्रम संयोजन होगा।
लेकिन उस स्थिति में तुल्य विद्युत वाहक बल E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 होगा। इसका मतलब अधिक विद्युत वाहक बल में से कम विद्युत वाहक बल। E1 ज्यादा तो E1 में से E2 घटा दो, E2 ज्यादा तो E2 में से E1 घटा दो। ये अपना टॉपिक था। अगला टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किसी विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। माना कि प्रतिरोध कैपिटल R है और उसको V वोल्ट की बैटरी से संयोजित कर दिया गया है। ये बिंदु A, ये बिंदु B और इन दोनों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V, धारा I, V वोल्ट, ठीक है। इसमें I धारा पर रही है, तो T समय के लिए बिंदु A से B तक आवेश Q को ले जाने में किया गया कार्य, या T समय तक बिंदु A से B तक प्रभावित आवेश Q बराबर I इंटू T, क्योंकि I बराबर अपना फॉर्मूला होता है Q बाई T, तो Q बराबर I इंटू T हो गया। इस आवेश Q को बिंदु A से B तक V विभवांतर ले जाने में किया गया कार्य W बराबर आवेश Q और विभवांतर है V। अगर आपको विभवांतर दिया गया, आवेश दिया गया है, तो कार्य का फॉर्मूला आवेश गुणा विभवांतर होगा, और W बराबर है V, Q का मान I T, VI T। ये समीकरण 1। यह कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसलिए विद्युत ऊर्जा E बराबर विद्युत ऊर्जा E बराबर VI T। ये समीकरण 2। चूंकि ओम नियम से V बराबर IR, इसलिए E बराबर I स्क्वायर RT, और ये समीकरण कितनी हो गई? 3 हो गई। विद्युत ऊर्जा कोई सी उसका मात्रक जूल होता है, लेकिन विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट आवर, व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा KWH, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, और बोलचाल की भाषा में इसे यूनिट भी कहा जाता है, जिसमें हमारे घरों का बिजली का बिल आता है। 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल हो गया? 1 किलोवाट आवर। 1 किलो का मतलब 1 गुणा 1000, और वाट आवर में सेकंड कितने? 3600 वाट इंटू सेकंड।
अपन जानते हैं शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय, तो W बराबर P इंटू टी, जूल, कार्य का मात्रक जूल, शक्ति का मात्रक वाट, समय का मात्रक सेकंड, वाट इंटू सेकंड किसके बराबर है, जूल के। तो 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6, 1 2 3, 3 तो ये हो गए, 3 ये हो गए, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। 1 किलोवाट आवर में 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं, काफी बार पूछा जाता है। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति किसी विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह करने के लिए किए गए कार्य की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, और शक्ति को P से डिनोट किया जाता है, P बराबर W बाई टी, और W का मान VIT, VIT बाई टी, T से T कैंसिल, P बराबर VI, और ये समीकरण कितना हो गया, 1। चूंकि V बराबर I R, तो P बराबर IR इंटू I स्क्वायर R, और ये समीकरण 2 हो गया। तीसरा, I बराबर V बट्टा R, और P बराबर V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R, R से R कैंसिल, V स्क्वायर बाई R, ये समीकरण 3 हो गया। शक्ति जिसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है, और जिसे क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाट। और शक्ति का व्यवहारिक मात्रक, व्यवहारिक मात्रक अश्वशक्ति होता है, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। 1 HP, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। शक्ति के बड़े मात्रक हैं, वो क्या हैं, किलोवाट, 1 गुणा 10 की घात 3 वाट, 1 मेगावाट, 1 गुणा 10 की घात 6 वाट, ये भी हो गया। और यूनिट निकालने का जो फॉर्मूला है घरों में बिजली के बिल के, यूनिट बराबर वाट इंटू घंटा, वाट इंटू घंटा डिवाइडेड बाई 1000, डिवाइडेड बाई 1000। इससे यूनिट आ गया। जैसे 40 वाट का कोई पंखा है, 4 घंटे के लिए चलता है, तो 40 गुणा 4 डिवाइडेड बाई 1000 हो गया। ठीक है, अब अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, एक कुंडली का प्रतिरोध 4.2 ओम है। पानी में डूबी हुई है, पानी में डूबी हुई है। यदि इसमें 2 एम्पीयर की धारा
2 एम्पीयर की धारा 10 मिनट 2 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो कुल कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी? जे बराबर 4.2 जूल प्रति कैलोरी। ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा यहां पर अपने को दिया है, आंसर दिया है R बराबर 4.2, I बराबर 2 एम्पियर, समय T बराबर है 10 मिनट 10 गुणा 60 600 सेकेंड, जे का मान 4.2 जूल पर कैलोरी हो गया। उत्पन्न ऊष्मा H बराबर I स्क्वायर आर टी बाई जे, आई स्क्वायर आर टी बाई जे। आई स्क्वायर 2 गुणा 2, आर का मान 4.2, टी का मान 600 डिवाइडेड बाई 4.2, 4.2 से 4.2 कैंसिल, 2 दूना 4, 6 चौक 24 और यह आ गया 2400 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी, 2400 कैलोरी। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड, एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब, 100 वाट के 4 बल्ब तथा 40 वाट के 4 बल्ब, 40 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन क्रमशः 4 घंटे व 6 घंटे जलते हैं। 4 घंटे व 6 घंटे जलते हैं। ठीक है, 2 पंखे 60 वाट के, 2 पंखे 60 वाट के प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं। ठीक है, 30 दिन में 30 दिन के 1 माह में 30 दिन के 1 माह में विद्युत व्यय ज्ञात कीजिए। यदि प्रति यूनिट विद्युत खर्च 5 रुपये है, 5 रुपये है, तो यूनिट कितनी खर्च हो जाएंगी? 100 वाट के कितने बल्ब है? 4 बल्ब है, और प्रतिदिन कितने घंटे चलते हैं? वो 4 घंटे जलते हैं, तो वाट इंटू घंटा, 100 गुणा 4 घंटे जल गए, और बल्ब की संख्या कितनी है? 4 है, तो 4 से और गुणा कर दो, गुणा 4,
प्लस डिवाइडेड बाई 1000 प्लस हो गया 40 वाट के 4 बल्ब, 40 गुणा 4 गुणा कितने घंटे चलते हैं ये 6 घंटे चलते हैं, तो ये आ गया 6 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 60 वाट के 2 पंखे हैं, तो 60 गुणा कितने घंटे चलते हैं 8 और पंखे कितने हैं 2, एक पंखे के लिए वाट 60 हो गया और 8 घंटे हो गए, तो 60 गुणा 8 और कितने पंखे हैं 2 है, तो गुणा 2 से गुणा कर दिया डिवाइडेड बाई 1000। यूनिट बराबर 1000 क्या हो गया एलसीएम हो गया, लघुत्तम हो गया, ये आ गया 4 चौक 16, 16 को 100 से गुणा करोगे 1600, 6 चौक 24 और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 96 और 1 0 960 प्लस 8 दूना 16, 16 को 6 से गुणा कर दोगे 16 दूना 16 छिकाणी 96 फिर 960 और ये कुल हो गया 960 और 960 9 दूना 18 1920 1920 प्लस 1600 3520 डिवाइडेड बाई 1000 3.52 ये तो अच्छा ये तो एक दिन का आया। अब ये प्रतिदिन है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना अपने को 30 दिन है, तो 30 दिन से और मल्टीप्लाई करना है इंटू 30 और ये आ गया 30 गुणा 30 यूनिट हो गई टोटल। अब ये तो एक दिन का खर्च था यूनिट, 3 से इसको मल्टीप्लाई 3 दूना 6 5 तिया 15 हाथ की 1 3 तिया 9 और 1 10 और 1 0 2 अंक को छोड़कर दशमलव 105.6 यूनिट हो गई 105.6 यूनिट। विद्युत खर्च अब क्या हो गया, 1 यूनिट का कितना खर्चा है 5 रुपए है, तो 105.6 का विद्युत खर्च बराबर 105.6 गुणा 5 6 पंजे 30 आठ की 3 5 25 और 3 28 आठ की 2 2 आ गया और 5 एकम 5 528 रुपये आ गए। कितना बिल हो गया 528 रुपये का हो गया। ओके।